कि जी फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशंस को हम कैसे कंसीडर करते हैं, कैसे अकाउंट फॉर करेंगे। एप्लीकेबिलिटी, वो कहता है ये सेक्शन 43A सिर्फ आपके ऊपर तभी लगेगा इफ यू सेटिस्फाई ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस। नंबर 1, एन एसेट इज एक्वायर्ड आउटसाइड इंडिया फॉर द बिजनेस और प्रोफेशन। ऑब्वियसली अगर आप लोकली खरीद रहे हैं फिर फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन की कोई सेंस है ही नहीं। तो कहता है एसेट जो आपने खरीदा है वो इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करवाया हो। Subsequently, after the date of acquisition, there is a change in the rate of exchange during the previous year, और रेट उसका चेंज हुआ हो तभी तो फ्लक्चुएशन की वजह से आपका कुछ प्लस माइनस। अगर रेट में फ्लक्चुएशन आई ही नहीं तो पहले केस में तो यही बोल रहा है पहले पॉइंट में कि फॉरेन करेंसी पेएबल होनी चाहिए, और दूसरे में कहता है फॉरेन करेंसी में फ्लक्चुएशन होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 इज गुड वन। वो कहता है कि जी such exchange rate fluctuation results in the increase or the decrease in the liability of assessee as expressed in the Indian currency at the time of making the payment, ठीक है, towards the whole or the part of the cost of asset। वो कहता है कि जी फुल पेमेंट में असर आया हो या पार्ट पेमेंट में। लेटेस्ट से $1,00,000 की पेमेंट थी या $1,000 की पेमेंट थी, मैंने 400 तो पहले ही पे कर दिए थे, और जब बाकी 600 पे करने लगा $600 तब करेंसी फ्लक्चुएट कर गई, ठीक है। तो वो कहता है होल ऑफ द पेमेंट और द पार्ट ऑफ द पेमेंट। तो इसमें मेरे को फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन $400 में तो नहीं बेयर करनी पड़ी क्योंकि वो तो मैंने उसी दिन पे कर दिया जिस दिन ऑर्डर लिखवाया, बट $600 मेरे को बाद में पे करने थे, लेटर से 10 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद। उसमें प्लस माइनस अगर हो गया तो आपको 43A के पास जाना पड़ेगा। या फिर एक और केस, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, मैंने $1,000 उसको पहले दिन ही पे कर दिया बट उसका लोन ले लिया किसी फॉरेन बैंक से। फिर से बोल रहा हूँ फॉरेन बैंक से, नॉट फ्रॉम द इंडियन बैंक, ठीक है। इंडियन बैंक से लिया होता फिर तो रुपी में पेएबल था, फिर तो मैंने SBI में गया, मैंने कहा सर 75,000 का लोन दे दो, उन्होंने मेरे को 75,000 दिए, मैंने वो कन्वर्ट करवा के $1,000 की पेमेंट कर दी। बट अगर वो लोन मैंने लिया लेटेस्ट से US के किसी बैंक से और उन्होंने कहा कि जी $1,000 ही आपने मेरे को पे करने हैं विद इंटरेस्ट आफ्टर 3-4 मंथ्स, इन दैट केस रीपेमेंट होल और द पार्ट ऑफ द मनी बोरोड फ्रॉम एनी पर्सन इन फॉरेन करेंसी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने लोन रीपे किया है इन फॉरेन करेंसी स्पेसिफिकली फॉर एक्वायरिंग द एसेट, तो उसका भी प्लस माइनस, लोन को रीपे जब करने लगा तब जो प्लस माइनस हुआ वो भी उस एसेट के अंदर ही मुझे डालना पड़ेगा। ट्रीटमेंट, ये फास्ट रीड है जी। तो वो कहता है कि इसके अंदर अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट, तो ये अब आप क्या करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट में से प्लस माइनस करेंगे। 35(1) में जो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लेम किया है वो प्लस माइनस हो जाएगा। 36(1) में फैमिली प्लानिंग के लिए जो हम आपको एक्सपेंडिचर देते हैं वो इसमें से प्लस माइनस हो जाएगा। या कैपिटल गेन निकालते हुए जो कैपिटल एसेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप कैपिटल गेन्स में करते हैं उसमें भी हो जाएगा। ये PGBP का टॉपिक नहीं है, पॉइंट नंबर D। और ये जो अमाउंट आएगी उसे एक्चुअल कॉस्ट या एक्सपेंडिचर की अमाउंट मानी जाएगी। फाइन। सो ये तो बड़ा ऑब्वियस सा था जी। अगर वो उस एसेट को मैंने अपनी किताबों में कैपिटलाइज किया तो वो कहता है वो कॉस्ट में प्लस माइनस कर लो। अगर आपने उसका 35(1) में डिडक्शन लिया तो वो डिडक्शन आप प्लस माइनस कर लो। 36(1) में डिडक्शन लिया उसमें आप कर लो। अगर आप बोलते हो सर ये मेरे लिए PGBP है ही नहीं, तो कैपिटल गेन्स में गया है, कैपिटल एसेट है और वहां पे कैपिटल गेन्स कंप्यूट करते हुए आप इसकी कॉस्ट को प्लस माइनस कर लो। पॉइंट नंबर 3 इज गुड। अदर रेलिवेंट पॉइंट्स, वो कहता है कि जी एक्चुअल पेमेंट करोगे तभी प्लस माइनस हम करने देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। दीज एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड ओनली ऑन द एक्चुअल पेमेंट ऑफ द एसेसी और द रीपेमेंट ऑफ द लोन। इसका मतलब पॉइंट नंबर B में ये बात बोल रहा है। वो कहता है कि जी अगर ये पैसे किसी और ने पे कर दिया, आपने एक्चुअल में पे ही नहीं किए, फिर किस बात की फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन आप अकाउंट फॉर कर रहे हो, ठीक है। अगर आपने पे ही नहीं की, आपके बिहाफ पे कोई और पे कर रहा है, इन दैट केस पॉइंट नंबर B समझा दूं आपको। मैंने ना किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हेजिंग का, ठीक है, और मैंने उनको बोला कि जी आप मेरे को 1 महीने बाद $1,000 ₹75 पे देंगे, ठीक है। और अगर वो डॉलर हो गया 73 का तो फिर मैं उसको ₹2 दूंगा, बट अगर वो हो गया 78 का तो ₹3,000 वो मुझे देगा, ठीक है। सो अगर वो फ्लक्चुएशन मेरे तक आई ही नहीं, मैंने वो ₹3,000 किसी और से ही पे करवा दिए, फिर फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन के अंदर मेरे को कुछ भी अकाउंट फॉर करने की जरूरत नहीं है।
पॉइंट नंबर सी, सेम बात ही बोल रहा है। वो कहता है कि जी अगर आपने कोई फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था किसी फॉरेन करेंसी से टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी एज रेफर्ड अबव, तो इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द लायबिलिटी इज कंप्यूटेड विद रेफरेंस टू द रेट ऑफ एक्सचेंज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। पॉइंट नंबर डी, increase or decrease in the liability in the interest payment on account of the exchange rate fluctuation will also become the cost of asset. सुन लीजिए, पॉइंट नंबर डी एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट अस से एसबीआई को मैंने बोला कि आप $1000 मेरे बिहाफ पे उनको पे कर देना, मैं आपको रुपीज में पे कर दूंगा। एसबीआई मेरे को कहता है कि सर अगर डॉलर बहुत महंगा हो गया तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 की जगह 11 कर दूंगा, ठीक है। सो इन दैट केस क्योंकि वो 2% का असर मेरे ऊपर आया, क्यों आया? फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से। वो 2% भी मैं कॉस्ट के अंदर ऐड या माइनस करूंगा, वो इनडायरेक्ट है। फिर से बोल रहा हूं, इंक्रीज और डिक्रीज इन द लायबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। एसबीआई ने आगे पे करना था, मैंने एसबीआई को पे करना था। मैंने एसबीआई को बोला मैं आपको रुपीज दूंगा, आप आगे डॉलर्स दे देना। एसबीआई कहता कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा रोज का काम है। लेकिन अगर डॉलर 75 की जगह 80 क्रॉस कर गया तो इंटरेस्ट रेट मैं बढ़ा दूंगा, ठीक है। पे मैं ही करूंगा बट इंटरेस्ट रेट फिर आपको बढ़ा दूंगा। तो मैंने कहा सर एक तरह से फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन आज भी मेरे ऊपर आ रही है, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट में जितना भी प्लस माइनस हुआ वो भी, और मैंने कहा फिर वाइस वर्सा, अगर 70 से भी कम हो गया तो आप इंटरेस्ट रेट कम भी कर देना। वो कहता है ठीक है मैं कम भी कर दूंगा। अगर उसने मेरे को कम किया और मेरे को इंटरेस्ट रेट में फायदा हो गया तो वो भी मैं अपनी कॉस्ट के अंदर प्लस माइनस कर। बट ये इंटरेस्ट टोटली यूज से पहले और नहीं बाद कभी हो सकता है, मतलब जो हमने नीचे पढ़ा था ना कि इंटरेस्ट तभी ऐड होएगा अगर वो जो पुट टू यूज। नहीं, पुट टू यूज से कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पे। तो बस इतनी सी शर्त है कि ये जो लोन है इट शुड बी फॉर द एक्विजिशन ऑफ दैट एसेट, ठीक है। इंटरेस्ट तो 10 साल तक चलता रहेगा, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सी कई बार हम ना अपनी फॉरेन करेंसी की ऑब्लिगेशन लोन वाले के ऊपर डाल देते हैं, ठीक है। एसबीआई की जगह फेडरल बैंक कर देते हैं, ठीक है। और फेडरल बैंक को मैंने कहा कि सर आप मेरा लोन रुपीज में शुरू करवा दो, तो उन्होंने कहा ठीक है आप रुपीज में दे देना, उसको डॉलर में मैं खुद कन्वर्ट करवा दूंगा। उससे फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन उनके ऊपर चली गई। लेकिन उसने कहा कि इंटरेस्ट रेट मैं आपको 9% दे रहा हूँ, बट अगर डॉलर कन्वर्जन 80 को क्रॉस कर जाती है फिर मैं 9% नहीं, फिर मैं 12% चार्ज करूँगा, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ ऐसा हो सकता है कि कन्वर्जन का बर्डन में किसी और पे डाल, ठीक है, कि मैं तो आपको रुपीज ही पे करूँगा, बट उसने मेरे से वो शेयर कर लिया बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो अगर मेरा इंटरेस्ट प्लस माइनस हो रहा है फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से तो उसकी एडजस्टमेंट भी यहीं पर होगी। एक बार रिपीट करता हूँ, देन आई विल सेट यू फ्री। क्वेश्चन नंबर 28, एप्लीकेबिलिटी कब कब आपके ऊपर लगेगा अगर आप कोई एसेट इंडिया के बाहर से ले रहे हैं। दूसरा, फॉरेन करेंसी में फ्लक्चुएशन हुई है। और तीसरा, वो कहता है कि जी फ्लक्चुएशन पूरे के पूरे पार्ट के ऊपर हुई है, या फिर आपने लोन को जब रीपे करने लगे जो कि आपने डॉलर्स में ही लिया था स्पेसिफिकली फॉर दिस पर्पस, तो इन सब केसेस में 43A कहता है कि हम इस फॉरेन करेंसी को एडजस्ट करवाएंगे। कहाँ पे एडजस्ट करवाएंगे? नंबर 1, अगर तो ये आपकी बैलेंस शीट में गया है तो एक्चुअल कॉस्ट। अगर मैंने आपको बोला 35(1) में P&L में गया है तो फिर उस एक्सपेंडिचर के अंदर 36(1) अभी पढ़ेंगे, फैमिली प्लानिंग के अंदर P&L में गया है तो भी वहां पर आएगा। और वो कह रहा है अगर कैपिटल गेन्स में गया है तो कैपिटल गेन्स में भी इसकी कॉस्ट को प्लस माइनस किया जाएगा। अदर रेलिवेंट पॉइंट्स, एक्चुअल में पेमेंट होनी चाहिए। अगर आपने बर्डन किसी और के ऊपर डाल दिया और वो फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन आपके ऊपर आई ही नहीं रही, फिर आपके ऊपर नहीं आएगी। एंड पॉइंट नंबर C, अगर आपका जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट है ना वो प्राइस देखा जाएगा।
फिर से बोल रहा हूँ, लेटर से मैंने उनको कहा कि मैं आपको पेमेंट 74 रुपये के हिसाब से करूंगा और एक्चुअल में उस दिन $75 का है, मेरे को 75 नहीं लेना, मेरे को अपना कॉन्ट्रैक्ट में जो प्राइस मेंशन है मेरे को उस हिसाब से उनको देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर डी, अगर फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से किसी भी वजह से अगर आपके इंटरेस्ट का रेट ऊपर नीचे हो रहे हैं तो उसे भी फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन ही माना जाएगा और उसको भी एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। फाइन।